जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मिनी टेस्ट सीरीज आरपीएफ रूल 70-72 का सीरीज चल रहा है। अब उसमें हम टेस्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं सवाल के तौर पे दिख सकते हैं। तो चलिए मिनी टेस्ट सीरीज को शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले जितने भी लोग देख रहे हैं इसे लाइक करें, साथ ही साथ इसको शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। वीडियो बनाने का मकसद बस इतना है कि आपकी तैयारी में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे और आपके सिलेक्शन में भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस मिनट सीरीज को, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर के हम आए हुए हैं। तो पहला सवाल आपके सामने दिख रहा है, साथ ही साथ आप उत्तर देते हुए जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपका अपना एक जो तैयारी है उसका आकलन हो जाएगा, कहाँ कुछ कमियां हैं उसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और थोड़ा बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर उत्तर देने में सुविधा होती है, आप अच्छे से उत्तर दे पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ताकि वो चीजें काम चलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मिनी टेस्ट सीरीज के पहले सवाल को। आप सभी की स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला सवाल, भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? Which language has been adopted as the official language of the union in the Indian Constitution? क्या वो इंग्लिश है, संस्कृत है, बंगाली है या हिंदी है? फटाफट इसका उत्तर दीजिएगा। हम आपको 10 सेकंड में उत्तर इसका बताएंगे। इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी या बंगाली? वेरी गुड, आप लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छे। तो चलिए हम देखते हैं इस सवाल का। बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हिंदी। हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन बनाया गया है। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, दूसरे सवाल का जवाब दीजिएगा। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया है? इन विच ईयर वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मेड? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट किस वर्ष बनाया गया है? 1961, 1962, 1963 या 1964? फटाफट इसका जवाब दीजिए। वेरी गुड, आपका जवाब आ रहा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1963। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 में बनाया गया था। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? हाउ मेनी रीजन्स इंडिया इज डिवाइडेड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976? 2, 3, 4 या 5? बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपके एग्जाम में रूल 70-72 में इसको देखा जा सकता है। तो जो है भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया राजभाषा नियम के अंतर्गत? सही उत्तर बहुत सारे लोगों को सही आ रहा है और ये आंसर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, ऑप्शन बी। 3 क्षेत्र कौन-कौन से हैं? हिंदी में क, ख और ग क्षेत्र और इंग्लिश में ए, बी एंड सी क्षेत्र में बांटा गया है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप ऑफिशियल लैंग्वेज में 3 वीडियो मिलेंगे। उस तीनों वीडियो को अगर आप ऑफिशियल लैंग्वेज का देख लेते हैं तो 10 मिनट से आप 8 सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जरूर उस प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा जहां से कि आप इसे आसानी से याद कर पाए। अगला सवाल है, आरपीएफ एक्ट की किस धारा में कायरता के लिए दंड का वर्णन है? विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट डिस्क्राइब पनिशमेंट ऑफ कवर्डनेस? कवर्डनेस जो कायरता के लिए दंड, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 17 या सेक्शन 20? जल्दी जल्दी जवाब देंगे इसका। वेरी गुड, बहुत सुंदर, जवाब आ चुका है। सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 17। सेक्शन 17 में इसके बारे में बताया गया है, सेक्शन 17 में। तो सेक्शन 17 में इसके बारे में बताया गया है। चलते हैं आगे। पांचवा सवाल है, वरिष्ठ अधिकारी आरपीयूपी एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? सुपीरियर ऑफिसर इज डिस्क्राइब अंडर विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट? सेक्शन 2A, 2C, 2E या 2F? फटाफट जवाब देंगे इसका। वेरी गुड, आपका जवाब आने लगा है और जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए वेरी गुड, सेक्शन 2 का ई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सेक्शन 2 का ई। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके लिए है, आरपीयूपी एक्ट की कौन सी धारा में रेल संपत्ति की चोरी के दंड का वर्णन है? विच सेक्शन ऑफ आरपीयूपी एक्ट इज डिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर थेफ्ट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी? अब वो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है, सेक्शन 5 है या सेक्शन 6 है? क्या उत्तर है दोस्तों? फटाफट इसका आंसर दीजिएगा।
वेरी गुड, आंसर आपके आ रहे हैं, बहुत सुंदर। आपके आंसर्स के अनुसार ही इसका आंसर है और वो है सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। धारा 3 में आरपीओ सब में बताया गया है रेल संपत्ति की चोरी के लिए दंड। 7वां है हॉज पाइप को टेम्पर करना रेलवे एक्ट की इस धारा के तहत दंडनीय है। टेम्परिंग ऑफ हॉज पाइप इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट? क्या ये धारा 174, 174 ए, 174 बी, 174 सी? वेरी गुड, सही उत्तर इसका है दोस्तों धारा 174 का सी, 174 सी जो है इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यदि रेल सेवक अनावश्यक रूप से समतल क्रॉसिंग को जनता के लिए बंद रखता है तो वह रेलवे एक्ट की किस धारा के तहत दंडनीय है? If any railway servant unnecessarily keeps a level crossing closed against the public is punishable under which section of railway act? अब 175, 174, 176 ए या 176 बी इसमें बताया गया है, फटाफट उत्तर देंगे इसको। वेरी गुड, आपके उत्तर आ रहे हैं और उस उत्तरों में से सही जवाब आ रहा है 176 के क्लॉज बी में इसका पनिशमेंट दिया गया है, 176 बी में इसे दंडनीय बताया गया है। 9वां सवाल देखते हैं यदि रेल संपत्ति में कोई कमी पाई जाए तो रेल सुरक्षा बल किस नियम के तहत मामला दर्ज करते हैं? नियम के बारे में पूछा गया है, एक्ट नहीं। इफ एनी डेफिशिएंसी फाउंड इन रेलवे प्रॉपर्टी देन अंडर विच रूल बी रजिस्टर्ड? तो रूल 222, सॉरी रूल 223, रूल 221, 222 या नन ऑफ दीज? क्या होगा इसका? आरपीएफ रूल से आपके एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और उसमें से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है और इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? वेरी गुड, बहुतों के सही उत्तर जवाब आ रहे हैं और ये ऑप्शन नंबर सी इसका आरपीएफ रूल 222 जो है सही उत्तर होगा। 10वां सवाल देखते हैं रेल सुरक्षा बल के किस नियम के तहत हम मामलों को स्थानांतरण करते हैं? अंडर विच रूल आरपीएफ रूल एम्पावर्स द ट्रांसफर ऑफ केसेज? एक जोन से दूसरे जोन, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, एक पोस्ट से पोस्ट, ये जो ट्रांसफर ऑफ केसेज होता है वो नियम 224, नियम 226, नियम 221 या नियम 225 है? सही उत्तर क्या है दोस्तों? कमेंट करते जाइए फटाफट आप। वेरी गुड, आपके उत्तर आ रहे हैं और उत्तर भी सही आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी रूल 226 जो है ट्रांसफर ऑफ केसेस के बारे में बताता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण सवाल कर लिए हैं। चलते हैं अब 11वें सवाल पर। ध्यान से देखिएगा, 11वां सवाल आपके लिए दिख रहा है यहाँ पर। 11वां सवाल, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना किस धारा में वर्णित है? ये आपको बीएनएसएस में भी पूछा जाएगा और सीआरपीसी में जो है यहाँ पूछा जा रहा है कि सेक्शन ऑफ सीआरपीसी में बताया गया है कि हम गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा रोक कर नहीं रख सकते। क्या वो सेक्शन 51, 53, 55 या 57 है? सही उत्तर दीजिए दोस्तों। वेरी गुड, आपके उत्तर आ रहे हैं और उन उत्तरों में जो सही उत्तर है वो है सेक्शन 57, ऑप्शन नंबर डी। यहीं पे आप फटाफट कमेंट करेंगे हमको कि यही चीज बीएनएसएस की किस धारा में बताया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की किस धारा में बताया गया है? फटाफट कमेंट करेंगे इस सवाल का जवाब। वेरी गुड, आपके कमेंट आ रहे हैं, उस कमेंट में से बहुतों का कमेंट सही है और वो है सेक्शन 58 बीएनएसएस में इसके बारे में बताया गया है। सेक्शन 58 बीएनएसएस में बताया गया है। अगला 12वां सवाल, वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है किस धारा में वर्णित है? वेयर वारंट मे बी एक्सिक्यूटेड इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन? सेक्शन 75, सेक्शन 77, सेक्शन 78 या सेक्शन 79? चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, फटाफट आप कमेंट कर दीजिए सही उत्तर। शानदार, आपके उत्तर आ रहे हैं और उन उत्तरों में जो सही उत्तर है वो है सेक्शन 77 सीआरपीसी। सेक्शन 77 सीआरपीसी के बारे में इसके बारे में बताया गया है। अब आप हमको बताएंगे कि बीएनएसएस की किस धारा में इसके बारे में बताया गया? बीएनएसएस की धारा में, तो बीएनएसएस का धारा फटाफट कमेंट करेंगे आप लोग। वेरी गुड, कमेंट करिए आंसर्स को। यस, आपके आंसर आ चुके हैं और उस आंसर में जो सही आंसर है बीएनएसएस की धारा 79 में इसके बारे में बताया गया है। 2 जोड़ देना है और आपको याद रखना है हर चीज में, समन वाले सेक्शन में भी 2 जोड़ते जाना है, वारंट वाले में भी 2 जोड़ते जाना है। 13वां सवाल है, बंद स्थान की तलाशी के बारे में सीआरपीसी किस धारा में बताया गया है? सर्चिंग ऑफ क्लोज प्लेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी? क्या वो सेक्शन 90 है, 95 है, 99 है या 100 है? सही उत्तर है दोस्तों सीआरपीसी का, फटाफट आप कमेंट करते जाइए सही उत्तर क्या है। वेरी गुड, आपके कमेंट आ रहे हैं, बहुत सुंदर। आपके जवाब जो है, जवाब में बिल्कुल सही जवाब है वो है सेक्शन 100 सीआरपीसी। सेक्शन 100 सीआरपीसी जो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इसी का बीएनएसएस की कौन सी धारा है, फटाफट आप कमेंट करिए कि बीएनएसएस की किस धारा में बंद स्थान की तलाशी के बारे में बताया गया है।
वेरी गुड। बीएनएसएस वाला भी आपका कमेंट आ रहा है। जो कमेंट आ रहा है उसमें से जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सेक्शन 103 बीएनएसएस। 103 बीएनएसएस में अभी ये चला गया है बंद स्थान की तलाशी। तो इस प्रकार से आप कंपेयर करके चीजों को याद रखेंगे तो मैं दावा देता हूं कि आप एग्जाम हॉल में कभी नहीं भूलेंगे, और अगर भूल भी रहे होंगे तो आप ऑप्शन को देख करके आपको सारी चीजें वहां पर याद आ जाएगी। यहीं पे आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप उसको या तो गूगल करिए और सारी चीजों को करके दीजिएगा। तो फटाफट वो सवाल क्या है, बीएनएसएस की किस धारा में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताया गया है। मतलब इस एवरी सर्च एंड सीजर शैल बी रिकॉर्डेड, प्रत्येक सर्च और सीजर जो है उसको क्या किया जाएगा, रिकॉर्डिंग किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, न्यूली अमेंडेड है और नए तरीके से इसे जोड़ा गया है। 110% आपके एग्जाम में आएगा, लिख करके रख लीजिए। चलते हैं अगले सवाल पर। 14वां सवाल है, संज्ञेय मामलों में इत्तला किस धारा में वर्णित है। इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजिबल केसेज इज डिस्क्राइब अंडर विच सेक्शन, जिसको शॉर्टकट में एफआईआर भी कहा जाता है। एफआईआर किस सेक्शन में, तो सीआरपीसी के क्या 153, 154, 155 या 157 इसमें वर्णित है। फटाफट जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, आप जवाब दे रहे हैं। यस, आपका जवाब आ चुका है और उन जवाबों में से जो सही है वो है सेक्शन 154। 154 सीआरपीसी में एफआईआर के बारे में बताया गया है। यहीं पे आप इसको रिवर्स कर लीजिए कि एफआईआर अब बीएनएसएस की कौन से सेक्शन में चला गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की कौन सी धारा में आपको एफआईआर के बारे में बताया गया है। कमेंट करिए फटाफट। वेरी गुड, आपके कमेंट्स आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए। चलिए, आपके कमेंट आ रहे हैं। आपके कमेंट्स में से बहुत सारे सवाल जो है, बहुत सारे इसके उत्तर सही है। वो सेक्शन 173 सीआरपीसी जो है, 154 में आपको 19 जोड़ना है, 173 इज द राइट आंसर। 15वां सवाल देखते हैं, आरपीएफ के किस नियम में बल सदस्य को संघ का सशस्त्र बल रहते हुए संरक्षण प्राप्त है। Which RPF rule describes protection being an armed force of the union? तो क्या वो नियम 250 है, नियम 253, नियम 255 या नियम 260? वेरी गुड, इसका जो सही उत्तर है दोस्तों नियम का, फटाफट आप उसको उत्तर देते जाइए। अभी तक आपके उत्तर नहीं आए हैं। यस, अब आपके उत्तर आने शुरू हुए हैं और जो उत्तर आ चुके हैं बहुत सारे जल्दी जल्दी जा रहे हैं, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो फटाफट देखिए, आप जो उत्तर जो आगे बढ़ रहा है वो है आरपीएफ रूल 255। 255 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर आगे चलेंगे हम लोग 16 नंबर सवाल पे। रिमांड सीआरपीसी के किस धारा में वर्णित है। इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी इज डिस्क्राइब अबाउट रिमांड। इंपॉर्टेंट सवाल, 110% छपने वाला सवाल है आपके एग्जाम पेपर में, चाहे वो बीएनएसएस का सेक्शन पूछ ले या ये सीआरपीसी में पूछ ले। क्या सीआरपीसी में अगर पूछता है तो क्या 165 हो जाएगा, 166 हो जाएगा, 167 हो जाएगा या 168 हो जाएगा। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे इसका उत्तर। बहुत सुंदर, आपके कमेंट आ चुके हैं और उस कमेंट में जो सही उत्तर है वो है सेक्शन 167 सीआरपीसी। अब इसका आपको बीएनएसएस की धारा पूछ लेगा तो क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा 164 सीआरपीसी के बाद हमको क्या करना है, 20 जोड़ना है हर सेक्शन में। तो 167 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 187। तो 187 इज द राइट आंसर बीएनएसएस में। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल नंबर 17 है, आरपीएफ के किस नियम में प्रेस के साथ संबंध के बारे में बताया गया। Which rule of RPF is described about relation with press? 276, 277, 278 या 279, 279। लेस इंपॉर्टेंट सवाल है बट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक्चुअली ये आपकी ड्यूटी के संबंध में है कि आप कभी प्रेस के सामने कोई स्टेटमेंट ना दे दें भावना में आकर के या फिर उत्साहित होकर के, क्योंकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हम लोगों के सामने हैं। तो इसके लिए सही उत्तर है दोस्तों सेक्शन 279 इज द राइट आंसर। नियम 279 में इसको बताया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आरपीएफ के किस नियम में जांच न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया है। Which rule of RPF describe composition of court of inquiry? क्या ये 265(1), 265(2), 265(3) या 265(4? ये क्लॉज में भी सवाल पूछे जा सकते हैं, एक दो बार पूछे गए हैं और आगे भी इसके पूछे जाने की संभावना 100% बनती है। सही उत्तर क्या है दोस्तों, कमेंट करिएगा। वेरी गुड, सही उत्तर है दोस्तों 265 का क्लॉज 3, 265 के 3 में जो है इसके बारे में बताया गया है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से 100% सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। आते हैं हम आज की वीडियो के लिए सेकंड लास्ट सवाल में, वो है आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा में निलंबन के दौरान बल सदस्य का उत्तरदायित्व बताया गया है। ये आरपीएफ एक्ट में पूछा गया है, ना कि आरपीएफ रूल में दोस्तों। तो ध्यान देंगे आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा है, क्या वो सेक्शन 14 है, 16 है, 16A है या 18 है। फटाफट कमेंट करिएगा इसको, क्या है इसका। वेरी गुड, आपके उत्तर आ रहे हैं और उन उत्तरों में जो सबसे सही है वो है सेक्शन
16 सेक्शन 16 में इसके बारे में बताया गया है आरपीएफ एक्ट में। आज के वीडियो का ये अंतिम सवाल है। आज के वीडियो का अंतिम सवाल वो है आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा बल सदस्यों के कार्यों का संरक्षण के बारे में वर्णित है। आरपीएफ एक्ट की कौन सी धारा आरपीएफ बल सदस्यों के कार्यों का संरक्षण के बारे में बताता है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। क्या वो सेक्शन 16 है, 16A, 18 या 20 है? फटाफट इस लास्ट सवाल का आंसर कमेंट करिए। वेरी गुड, आपको उत्तर आ रहे हैं और उन उत्तरों में जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सेक्शन 20। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग मिनी टेस्ट सीरीज को लेकर चल रहे हैं। आज के सेशन में हम आपके पास लाइव नहीं आए हैं। लाइव नहीं आने का रीजन है कि लाइव में ज्यादा समय लगता है और चीजें जो है कम रिप्रोड्यूस हो पाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस मेथड को अपनाया है। आप इस पे कमेंट करिएगा कि अगर आपको लाइव सेशन चाहिए तो मैं लाइव ही आऊंगा, अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसी मेथड को कंटिन्यू रखूंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जितने लोग सेशन में आए और आपने डायरेक्टली इस सवाल को हल किया, आंसर दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। इस वीडियो पर बने रहने के लिए और आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इसी संदेश के साथ कि आप अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, जिंदगी में मस्त होंगे, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।